जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति IAS इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, कहना है कि यदि भागीरथ जैसों की भक्तियां ना होती, यदि भागीरथ जैसे भक्तों की भक्तियां ना होती, तो इस पृथ्वी पर बहती हुई नदियां ना होती, और खुदा जानता है हम आप यूं ही जीते आदि मानव की तरह, और हंसती खेलती कोई बस्तियां ना होती। तो भागीरथ के नाम से आते हैं अपन नर्मदा नदी पर। तो नदियों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, देखेंगे नर्मदा नदी के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो बात करेंगे अपन नर्मदा नदी कि नर्मदा नर्मदा नदी की लंबाई। क्लियर दोस्तों, पहला फैक्ट यहीं से निकल कर आता है कि जो नर्मदा नदी है उसकी कुल लंबाई क्या होगी, कितनी होगी नर्मदा नदी की लंबाई। तो दोस्तों याद रखिएगा, नर्मदा नदी की कुल लंबाई होगी 1312 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों, यानी 1312 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई क्या होगी, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई होगी 1312 किलोमीटर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन नर्मदा नदी की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम। प्रश्न क्या निकल कर आया कि जो अपनी नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से है, कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो देखेंगे दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है, अपना अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला के अमरकंटक से कहाँ से, अमरकंटक से। और ये अनूपपुर जिला कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ेगा अपना मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। क्लियर दोस्तों, यदि कल बात आती है कि नर्मदा नदी जिसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, इसका उद्गम कहाँ से है, तो इसका उद्गम है अनूपपुर जिला। यह मध्य प्रदेश का एक जिला होगा जो 2003 में जिला बना था, शहडोल से अलग करके। किससे अलग करके, शहडोल से अलग करके जिला बनाया गया था। और अनूपपुर जिला में एक स्थान है अमरकंटक, यानी पहाड़ी है, वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य नर्मदा नदी पर। नर्मदा का समापन। समापन का मतलब ये कहाँ पर समाप्त होती है, या किससे मिलती है, या इसका अंतिम बिंदु क्या है, कहाँ पर समाप्त होगी। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी का समापन कहाँ होगा दोस्तों, तो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर। और ये कहाँ होगा, ये होगा अपने गुजरात में। कहाँ होगा दोस्तों, ये होगा अपने गुजरात में। क्लियर है दोस्तों। यदि बात करें नर्मदा के समापन की, कि नर्मदा का अपना समापन कहाँ से होता है या कहाँ पर समाप्त होती है, तो दोस्तों यह खंबात की खाड़ी, अरब सागर। अब अरब सागर गुजरात में पड़ेगा दोस्तों, वहां पर समाप्त होती है आपकी नर्मदा नदी। क्लियर दोस्तों, नर्मदा नदी। बात करेंगे दोस्तों नर्मदा के अगला महत्वपूर्ण तथ्य, नर्मदा के उपनाम, यानी नर्मदा के उपनाम कौन कौन से हैं, या नर्मदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा को रेवा कहा जाता है। किस में कहा जाता है दोस्तों, जैसे वेद और पुराण। याद रखिएगा, जैसे 18 पुराण हैं और 4 वेद हैं, वेद पुराणों में से रेवा के नाम से जाना जाता है। और क्या कहा जाता है नर्मदा को, नर्मदा को ही दोस्तों मैकल सुता, किसके नाम से, मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है।
और क्या कहते हैं नर्मदा को? नर्मदा को पसीने की नदी, याद रखिएगा दोस्तों, पसीने की नदी, पसीने की नदी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? भगवान शिव, भगवान शिव की पुत्री, यानी नर्मदा को ही भगवान शिव की क्या कहते हैं? पुत्री भी कहते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा को ही नामादोष, क्या? नामादोष, नामादोष के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? नामादोष के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर दोस्तों कि नर्मदा के उपनाम क्या है या नर्मदा को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम पाएंगे कि नर्मदा को रेवा के नाम से जाना जाता है, मैकलसुता के नाम से जाना जाता है, पसीने की नदी कहते हैं, भगवान शिव की पुत्री कहते हैं और नामादोष के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कभी क्वेश्चन आता है कि नर्मदा को नामादोष कहकर किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, महान भूगोलवेत्ता हैं और जिनका नाम आता है टॉलमी, यानी टॉलमी महोदय के द्वारा सर्वप्रथम नर्मदा को नामादोष कहकर संबोधित किया गया था। क्लियर दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण तथ्य नर्मदा पर, नर्मदा को मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। क्लियर दोस्तों? यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो दोस्तों किसे कहते हैं? वो कहते हैं अपनी नर्मदा को। और गुजरात की भी जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो वो भी किसे कहते हैं? वो भी कहते हैं अपने किसे? नर्मदा को। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य है नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी के साथ साथ यह भारत की पांचवी बड़ी नदी है। बहुत बढ़िया तथ्य है। देखेंगे दोस्तों, नर्मदा पर हमने जाना कि जो नर्मदा नदी है इसकी कुल लंबाई है 1312 यानी 1312 किलोमीटर। अगर बात करें उद्गम की कि नर्मदा का उद्गम कहाँ है, तो याद रखेंगे अनूपपुर जिला है जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और अनूपपुर जिला के अंतर्गत एक पहाड़ी जिसका नाम है अमरकंटक, याद रखिएगा अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है जो अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगर समापन की बात करते हैं कि ये कहाँ समाप्त होती है, तो ये समाप्त कहाँ होती दोस्तों? खंबात की खाड़ी, अरब सागर। और अरब सागर कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा अपना गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? अपना गुजरात में। बात करें नर्मदा को, याद रखिएगा नर्मदा को, तो याद रखिएगा किन किन नामों से जाना जाता है। तो उपनामों की बात करेंगे कि उपनाम क्या होंगे इसके, तो याद रखिएगा नर्मदा के उपनामों में पहला नाम आता है जैसे रेवा। अब रेवा ऐसे वेद और पुराणों में, वेद कितने होते दोस्तों? जैसे आपने सुना होगा
4 वेद होते हैं और 4 वेदों के 4 उपवेद होते हैं। क्या होते हैं? 4 वेद होते हैं और 4 वेदों के 4 उपवेद होते हैं। अगर वेदों की रचना की बात करते हैं कि कब लिखे गए, तो ये लिखे गए थे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। याद रखिएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। याद रखिएगा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये हैं वेदों के रचयिता। अब ऋग्वेद आपको पता है कि सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना वेद है, जिसमें कुल श्लोक हैं 10,462। ये क्या है? श्लोक हैं। और सूक्तियों की बात करते हैं तो 1028। ये क्या है दोस्तों? सूक्तियां हैं। अगर मंडल की बात करते हैं तो उसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सर्वोपरि देवता किसे माना गया है? तो सर्वोपरि देवता माना गया है इंद्र को। और इंद्र को कितनी सूक्तियां प्रदान की गई हैं? तो 250 यानी 250, और अग्नि को 200। तो क्लियर है दोस्तों, वेद और पुराणों में अपनी नर्मदा नदी को रेवा कहा गया। क्या कहा गया है? रेवा। और नर्मदा को ही मैकल सुता के नाम से, मैकल पर्वत से इसका उद्गम होता है। याद रखिएगा, सुता का मतलब होता है बेटी। क्या होती है? बेटी, आत्मजा, लाडली, जो भी आप समझ रहे हो। पर्वत की पुत्री कहते हैं। इसी को पसीने की नदी कहते हैं। कि कई लोग किदवंती है कि शंकर भोलेनाथ महाराज तांडव कर रहे थे तो उनके पसीने से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ। भगवान शिव की पुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो नर्मदा को ही जाना जाता है। और नामादोष, याद रखिएगा दोस्तों, नामादोष के नाम से, किसके? नामादोष के नाम से नर्मदा को ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नर्मदा को ही जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आता है कि नामादोष कहकर किसने संबोधित किया था नर्मदा को? तो बहुत बड़े विद्वान हुए, महान भूगोलवेत्ता टॉलमी महोदय के द्वारा, टॉलमी महोदय के द्वारा नर्मदा को नामादोष कहकर संबोधित किया गया था। बात करेंगे कि दोस्तों नर्मदा को मध्य प्रदेश के साथ साथ, किसके? मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात की भी जीवन रेखा कहते हैं। और याद रखिएगा, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है के साथ साथ यह भारत देश की 5वीं बड़ी नदी। कौन सी? 5वीं बड़ी। अर्थात ये कहना चाहता हूं मैं कि जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यही नदी भारत देश की 5वीं बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। क्लियर दोस्तों, 5वीं बड़ी नदी के रूप में जानी जाती कौन? अपनी नर्मदा नदी। चलेंगे दोस्तों नर्मदा के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। नर्मदा राज्यों में बहती है। मतलब यहाँ बताना है कि जो अपनी नर्मदा नदी है दोस्तों वह कुल कितने राज्यों में बहती है? कितने राज्यों में बहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा 3 राज्यों में। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। अब वो 3 राज्य कौन से हैं? तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला राज्य तो है अपना मध्य प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद चलेंगे अपन महाराष्ट्र। कहाँ चलेंगे? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद चलेंगे अपन गुजरात। कहाँ चलेंगे? गुजरात। तो यह कितने राज्यों में बहती है? तो याद रखिएगा 3 राज्यों में बहती। कितने राज्यों में बहती है? अगर बात करें कि जो नर्मदा नदी है वह कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्यों में बहती। कितने राज्यों में बहती दोस्तों? 3 राज्यों में। अब वो 3 राज्य कौन से हैं? तो 3 राज्यों में हम बात करें जैसे कि अपना कौन? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और 3 राज्य हो गए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला महत्वपूर्ण तथ्य नर्मदा पर, नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है। देखेंगे कि जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो बताना चाहूँ मैं दोस्तों कि यह मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर। कितने? यानी
1077 1077 किलोमीटर। और वहीं अपन बात करें कि यह गुजरात में कितनी बहती है, तो दोस्तों गुजरात में बहती है कितनी, गुजरात में बहती है 149 किलोमीटर। कितनी बहती है दोस्तों, 149 किलोमीटर। अगर वही बात करते हैं महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में कितनी बहती है, तो महाराष्ट्र में बहती है 286 किलोमीटर, यानी 86 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। तो यदि क्वेश्चंस आता है कि जो अपनी नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश में कितना बहती है, कितने किलोमीटर बहती है, तो दोस्तों ये कितनी बहती है, 1077 यानी 1077 किलोमीटर। वहीं बात करें गुजरात में कितने बहती है, तो 149 यानी 149 किलोमीटर। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र में कितनी बहती है, तो महाराष्ट्र में बहती है 86 यानी 86 किलोमीटर। बात करेंगे नर्मदा के अगले महत्वपूर्ण तथ्य पर कि नर्मदा नदी प्रतिशत के आधार पर यानी किस राज्य में कितने परसेंट बहती है नर्मदा नदी, प्रतिशत के आधार का मतलब कितने परसेंट बहती है, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बहती है कितने परसेंट, ये बहती है 89%। कितने परसेंट, 89%। यदि आता है कि मध्य प्रदेश में कितने परसेंट बहती है, तो ये बहती है दोस्तों 80 यानी 89%। बात करें भैया अपन गुजरात, यानी गुजरात में कितने परसेंट बहती है, तो दोस्तों गुजरात में बहती है आपकी 8.5% यानी 8.5%। वहीं बात करें अपन महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में कितने परसेंट बहती है, तो ये बहती है 2.7% यानी 2.7%। क्लियर है दोस्तों कि जो अपनी नर्मदा नदी है अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग 89% मध्य प्रदेश में। वहीं गुजरात में 149 किलोमीटर और परसेंटेज की बात करते हैं तो 8.5%। वहीं महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 86 किलोमीटर और परसेंटेज में यही बात करते हैं तो 2.7% यानी 2.7% बहती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य नर्मदा पर, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गहरी चौड़ी पुरानी और पवित्र नदी है। देखेंगे दोस्तों हमने क्या बात की है कि जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा दोस्तों, वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और क्या सबसे गहरी नदी है, और क्या सबसे चौड़ी नदी है, और क्या सबसे पुरानी नदी है, और क्या सबसे पवित्र नदी। तो चाहे बड़ी कहें, चाहे गहरी कहें, चाहे चौड़ी कहें, चाहे पुरानी कहें, चाहे पवित्र कहें, अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा, गहरी नदी तो नर्मदा, पुरानी नदी तो नर्मदा, चौड़ी नदी तो नर्मदा, पवित्र नदी तो नर्मदा। क्लियर है दोस्तों, ये सब क्या कहलाती है, आपकी बड़ी भी है, गहरी भी है, चौड़ी भी है, पुरानी भी है और पवित्र भी है। चलेंगे दोस्तों अगला महत्वपूर्ण तथ्य नर्मदा पर, नर्मदा को पवित्रता के आधार पर
मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। पवित्रता का मतलब क्या होता है? स्वच्छता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर। क्लियर दोस्तों? यदि आता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा नर्मदा को कहते हैं, लेकिन किस आधार पर? स्वच्छता के आधार पर, अर्थात पवित्रता के आधार पर। क्लियर दोस्तों? पवित्रता के आधार पर और स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा को। किसे कहा जाता है? नर्मदा को। चलेंगे दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण तथ्य नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर नर्मदा का पहला विद्युत तापग्रह चुटका मंडला जिले में स्थापित किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न। देखेंगे दोस्तों, क्या समझ पा रहे हैं कि नर्मदा नदी पर नर्मदा का पहला, यानी नर्मदा नदी पर नर्मदा का पहला विद्युत तापग्रह, और जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है चुटका। क्या नाम है दोस्तों? चुटका। मंडला जिले में स्थापित किया गया है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि जो चुटका विद्युत तापग्रह है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो दोस्तों नर्मदा नदी पर। और वो कहाँ बनाया गया है? तो अपने मंडला जिले में। कहाँ बनाया गया है? मंडला जिले में। तो क्लियर है दोस्तों कि नर्मदा नदी पर नर्मदा का पहला विद्युत तापग्रह चुटका वो मंडला जिले में बनाया गया है। नर्मदा जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, गहरी, चौड़ी, पवित्र और पुरानी नदी है, जो हमारे भारत देश की 5वीं बड़ी नदी कहलाती है। तो ये कितने किलोमीटर बहती है आप देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। चलेंगे आगे नर्मदा के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। नर्मदा की कुल सहायक नदियां, यानी नर्मदा की कुल सहायक नदी कौन कौन सी हैं, कितनी सहायक नदियां हैं, तो याद रखिएगा कुल सहायक नदियां कितनी है दोस्तों? तो 41 हैं। कितनी है दोस्तों? 41। यदि आप बात करें कि नर्मदा की कुल सहायक नदियां कितनी हैं, तो 41। जैसे कौन सी हैं? जैसे शेर, जैसे हथनी, जैसे दूधी, जैसे सक्कार, जैसे बेलान, जैसे तवा, जैसे करजान, जैसे बरजान, जैसे बंजार, जैसे चंदोनी, जैसे मान, जैसे सोमेश्वरी, जैसे बारना,
ये आदि, ये क्या है, ये नर्मदा की कहलाती दोस्तों सहायक नदियां। क्या कहलाती दोस्तों, ये कहलाती हैं अपनी सहायक नदियां। अगर बात करें कि नर्मदा की कुल सहायक नदियां कितनी हैं, तो याद रखिएगा नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जैसे सेर, हथनी, दूधी, सक्कर, बेलन, तवा, करजान, बरजान, उरी, 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 संकरी, याद रखिएगा संकरी, संकरी, बंजार, चंदोनी, मान, सोमेश्वरी, बारना, उरी, संकरी, ये सब क्या है, ये और भी, यानी और भी इसकी क्या है 41, टोटल 41 सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां आपको याद रखना है। सहायक नदियां क्या होती हैं कि जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिलती है, जब कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिलती है तो वह छोटी नदी उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती है। अर्थात ये जो नदियां हैं दोस्तों, ये नदियां किस पर मिलती हैं, नर्मदा पर मिलती हैं। किस पर मिलती हैं, नर्मदा से मिल जाती हैं। तो ये सभी छोटी नदियां किसकी, नर्मदा की सहायक नदियां कहलाएंगी। तो कुल कितनी सहायक नदियां हैं, 41। कितनी सहायक नदियां हैं, 41। अगला महत्वपूर्ण तथ्य नर्मदा पर, नर्मदा की मुख्य सहायक नदी, यानी जो नर्मदा नदी है इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है, याद रखिएगा। तो मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो वह होगी तवा नदी। कौन सी होगी, तवा। लगभग इसकी लंबाई होगी 172 किलोमीटर, और तवा नदी यह होगी इसकी मुख्य सहायक नदी। और दोस्तों आपको भली भांति ज्ञात होगा कि तवा के किनारे, यानी तवा नदी है जो कहाँ बहती है, होशंगाबाद, याद रखिएगा होशंगाबाद का नाम सुना होगा, होशंगाबाद में बहती है दोस्तों। और यह महादेव पर्वत, याद रखिएगा महादेव पर्वत से निकलती, कहाँ से निकलती है, महादेव पर्वत से निकलती है। और आपको ज्ञात होगा कि जो अपना पचमढ़ी, याद रखिएगा दोस्तों पचमढ़ी का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, पचमढ़ी। पचमढ़ी इसी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है, यानी तवा नदी के किनारे है पचमढ़ी, जिसे क्या कहते हैं अपन, जिसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे सतपुड़ा की रानी, ग्रीष्म राजधानी, पर्यटकों का स्वर्ग, प्रथम वायु रिजर्व, हिल स्टेशन, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, सबसे ठंडा स्थान, इन नामों से जाना जाता है किसे, पचमढ़ी को। तो इसी तवा नदी के किनारे स्थित है। कल आएगा कि तवा किसकी मुख्य सहायक नदी है, सो नर्मदा की। और तवा जो नदी है इसके किनारे कौन सा है, तो ये पचमढ़ी स्थित है जो होशंगाबाद में स्थित है। और याद रखिएगा दोस्तों तवा नदी पर ही, याद रखिएगा दोस्तों तवा नदी पर ही एक बांध भी स्थित है, और जिसका नाम है तवा बांध। क्या नाम है, तवा बांध। और ये बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये भी होशंगाबाद में ही स्थित है। और इसकी कुल लंबाई कितनी दोस्तों, 1322 मीटर। कितनी है दोस्तों, यानी 1322 मीटर, इतनी 1322 मीटर इसकी लंबाई होगी, जो तवा नदी पर तवा बांध स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों तवा नदी पर तवा बांध स्थित है, जो अपने होशंगाबाद में है। और तवा नदी यह नर्मदा की मुख्य सहायक नदी कहलाती है। चलेंगे दोस्तों नर्मदा के अगले महत्वपूर्ण तथ्य पर। नर्मदा 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 के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बहुत बढ़िया। यानी इस तथ्य के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसी कितनी नदियां हैं जो नर्मदा के बाईं ओर से मिलती हैं। यानी कुछ नदियां दाईं ओर से मिलती हैं और कुछ नदियां बाईं ओर से मिलती हैं। तो टोटल कितनी नदियां मिलती हैं बाईं ओर से, 22, यानी 22 नदियां मिलती हैं। कितनी नदियां मिलती हैं दोस्तों, याद रखिएगा 22 नदियां। यदि बात करें हम कि
जो नर्मदा नदी है इसकी कुल 41 सहायक नदियां, कितनी सहायक नदियां हैं? तो हमने जाना कि 41 सहायक नदियां हैं, 41। अब 41 यानी 41 सहायक नदियों में से ऐसी कितनी नदियां हैं जो कहाँ से मिलती हैं? तो जो मिलती हैं बाईं ओर से। तो बाईं ओर से अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती हैं। वहीं एक तथ्य लेते हैं कि दाईं ओर से नर्मदा के दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, यानी बाईं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं और दाईं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं। तो हमने जाना कि बाईं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं, तो बाईं ओर से 22 नदियां मिलती हैं। लेकिन दाईं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं? तो दाईं ओर से मिलती हैं दोस्तों 19 नदियां। टोटल आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों, 22 और 19 ये कितनी हो जाएंगी? तो 22 19 अगर अपन काउंट करेंगे तो याद रखिएगा इनकी गिनती पहुंचेगी 41। कितनी पहुंच जाएगी? 41। यानी ये 41 नदियां हैं जो 22 नदियां बाईं ओर से और 19 नदियां दाईं ओर से मिलेंगी। किस पर? नर्मदा नदी पर। किस पर मिलेंगी दोस्तों? नर्मदा नदी पर। अब जानेंगे कि 22 नदियों में 2-4 नदियों के नाम भी चाहिए अपन को कि कौन कौन सी हैं। तो जैसे आपने सुना होगा, जैसे एक नदी का नाम आता है शेर, क्या अभी ऊपर लिखा भी होगा शेर। जैसे शक्कर, क्या शक्कर। अब कहोगी चीनी नदी, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने मध्य प्रदेश में 207 नदियां हैं। तो चाहे आप शेर कह लो, चाहे शक्कर कह लो, चाहे गाय भैंस कह लो, ऐसी काफी नदियां हैं जिनके अजीब प्रकार के नाम हैं। तो ये मत कहना ये दोस्तों नदी है और ये नर्मदा की सहायक नदी है जो नर्मदा के बाईं ओर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बाईं ओर से। जैसे आपको मैं बात करूं कि एक नदी का नाम सुना होगा आपने, दूधी। क्या सुना होगा? दूधी। जैसे एक नदी का नाम आता है तवा। क्या आता है? तवा। जैसे एक नदी और है आपकी छोटी तवा। अब तवा और छोटी तवा यह भी सहायक नदी, याद रखिएगा 41 सहायक नदियों में ही इसका नाम आता है। जैसे एक नाम और आएगा आपका गोई और बंजर। क्या नाम आएगा दोस्तों? यहां लिख दे रहा हूं, एक गोई और बंजर। अब पूरी 22 नदियां नहीं पूछी जाती, ये मैन नदियां हैं ये। जैसे शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, गोई और बंजर। ये नदियां कहाँ से मिलती हैं? बाईं ओर से, मतलब लेफ्ट की ओर से। अब राइट की ओर से यानी मतलब दाईं ओर से मिलने वाली, आगे चल के डायग्राम से और एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम बात करें कि दाईं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं, तो हमने जाना कि 19 नदियां मिलती हैं। अब 19 नदियों में वो कौन सी नदियां हैं जो दाईं ओर से मिलती है? किस पर? नर्मदा पर। तो जैसे पहले नाम आता है, कौन सा नाम आता है? आपने सुना होगा हिरण। अब हिरण याद रखिएगा, हमने यहाँ कहीं बात की थी हिरण की, नहीं बात की। ये भी किसकी सहायक नदी है? किसकी? आपकी नर्मदा की। तो हिरण यदि पूछा जाए हिरण कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है दाईं ओर से। जैसे एक नाम और आएगा आपका बारना नदी। बारना नदी पर बारना बांध सुना होगा, यह भी कहाँ से मिलती है? दाईं ओर से मिलती। कहाँ से? दाईं ओर से मिलती है। जैसे एक नाम आता है आपका मान। कौन सा नाम आता है? मान। जैसे एक नाम आएगा आपका हथनी। कौन सा नाम आएगा दोस्तों? हथनी। यानी हिरण हुआ, बारना हुआ, मान हुआ, हथनी हुआ, ये नदियां कहाँ से मिलती हैं? ये नदियां मिलती हैं दोस्तों दाईं ओर से। कहाँ? दाईं ओर से मिलती हैं। किस पर? अपनी नर्मदा नदी पर। जैसे एक नाम और आता है, आपने हो सकता सुना भी ना हो, चंद्रकेसर। क्या सुना होगा? चंद्रकेसर। ये भी नदी है, ये नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा की यह भी दाईं ओर से मिलती। कहाँ से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। जैसे एक नाम और आएगा आपका तेंदोनी। कौन सा नाम आएगा दोस्तों? तेंदोनी। यह भी नर्मदा के दाईं ओर से मिलती है। तो दोस्तों क्या जाना आपने कि नर्मदा के बाईं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं? तो 22 नदियां मिलती हैं। जैसे शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा,
गोई, बंजार। अब 22 नदियों का जिक्र तो नहीं कर सकते ना दोस्तों। अब जैसे ये 19 नदियां हैं, तो 19 नदियों में जैसे हिरण, बारना, मान, हथिनी, चंद्रकेसर, ये नदी है दोस्तों तेंदोनी। ये नदियां कहाँ से मिलती हैं? दाईं ओर से मिलती हैं। और ये नदियां कहाँ से मिलती हैं? बाईं ओर से मिलती हैं। यानी अपन को गिनती याद रखना है कि बाईं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं, तो बाईं ओर से 22 नदियां मिलती हैं। और दाईं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं, तो दाईं ओर से 19 नदियां मिलती हैं। तो सहमत है दोस्तों। चलेंगे नर्मदा के अगले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। नर्मदा नदी पर जलप्रपात है। अच्छा तथ्य, अच्छा प्रश्न। यानी नर्मदा नदी है, उस पर जलप्रपात कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं? यानी किसकी बात करने वाले हैं अपन? जलप्रपात। अब ये जलप्रपात होते क्या हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब जल का कोई भाग या जल का कोई हिस्सा पर्वतीय भाग से नीचे गिरता है, तो आप समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए ये है आपकी नर्मदा नदी, ये क्या है आपकी? ये है आपकी नर्मदा नदी। और कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये कंडीशन स्थिति बनती है। ये क्या कहलाती है? ये आपकी जलप्रपात की कहलाने लगती है। तो हम वही बात करने वाले हैं कि जो नर्मदा नदी है उस पर कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। यानी नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, तो अपन इस पर बात करने वाले हैं कि नर्मदा नदी है उस पर कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात स्थित हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों जानेंगे अपन जलप्रपात के बारे में। तो जैसे नाम आता है कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात है। जैसे दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात है। जैसे शंभू धारा, शंभू धारा जलप्रपात है। जैसे दुर्गा धारा, दुर्गा धारा जलप्रपात है। जैसे सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात है। जैसे जैसे मंधाता, मंधाता जलप्रपात है। जैसे धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात है। जैसे भेड़ाघाट, भेड़ाघाट जलप्रपात है। क्लियर दोस्तों? तो ये सब जलप्रपात किस पर है? नर्मदा नदी पर। यानी बात करें कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, जैसे कपिल धारा जलप्रपात है, ये अनूपपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में। जैसे दुग्ध धारा जलप्रपात, यह भी अनूपपुर में स्थित है। जैसे शंभू धारा जलप्रपात, यह भी अनूपपुर में ही स्थित है। जैसे दुर्गा धारा जलप्रपात, ये भी अनूपपुर में स्थित है। जैसे सहस्त्र धारा जलप्रपात, यह खरगोन में स्थित है। जैसे मंधाता, यह खंडवा में स्थित है। जैसे धुआंधार और भेड़ाघाट, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? अपने जबलपुर में। तो दोस्तों कल बात आती है कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, दुर्गा धारा, मंधाता, धुआंधार, भेड़ाघाट, ये सभी के सभी जलप्रपात किस पर स्थित हैं? आपकी नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। चलेंगे दोस्तों नर्मदा के अगले तथ्य की ओर। नर्मदा पर नर्मदा नर्मदा पर स्थित स्थित भेड़ाघाट, भेड़ाघाट, भेड़ाघाट सफेद
संगमरमर, सफेद संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो हमने क्या जाना दोस्तों कि जो नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट जलप्रपात स्थित है ना दोस्तों, सफेद संगमरमर के लिए, कौन से संगमरमर के लिए, व्हाइट, यानी सफेद संगमरमर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है कौन, अपना जबलपुर स्थित भेड़ा घाट जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर स्थित है। संगमरमर की बात आती है तो दोस्तों यदि अपन कलर्ड संगमरमर की या ग्रीन संगमरमर की बात करते हैं तो इसके लिए ग्वालियर प्रसिद्ध है। अगर येलो संगमरमर की बात करते हैं तो इसके लिए शिवपुरी प्रसिद्ध है। बट वहीं व्हाइट संगमरमर की बात करते हैं तो जबलपुर में जो भेड़ा घाट है ना दोस्तों, भेड़ा घाट, वह स्पेशली किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका व्हाइट संगमरमर के लिए, यानी श्वेत संगमरमर के लिए। तो चलेंगे नर्मदा के अगले महत्वपूर्ण तत्व पर। नर्मदा स्थित भेड़ा घाट, भेड़ा घाट भेड़ा घाट में बंदर कूदनी है, बंदर कूदनी है प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, दर्शनीय, दर्शनीय स्थल है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पिछले पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि यदि कल बात का आती है कि बंदर कूदनी है दर्शनीय स्थल, दर्शनीय का मतलब जिसे अपन देख लें अपने मन मोहित हो जाए, तो दर्शनीय स्थल कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भेड़ा घाट में है। और वो भेड़ा घाट जलप्रपात कहाँ पर है, तो अपने जबलपुर में है। किस नदी पर है, तो ये अपनी नर्मदा नदी पर है। तो बंदर कूदनी आपको क्लियर हुआ दोस्तों कि जबलपुर स्थित भेड़ा घाट जलप्रपात जहाँ पर है नर्मदा नदी पर, उसी पर बंदर कूदनी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। दोस्तों कभी जाइएगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, जैसे पन्ना में बृहस्पति कुंड का नज़ारा है, उसी प्रकार से बंदर कूदनी भी दर्शनीय स्थल है। मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उस आनंद की अनुभूति को मैं आज भी आभास कर सकता हूँ। कभी आपको भी सौभाग्य मिलता है तो आप जरूर जाके देखिएगा और बताइएगा क्या। तो चलेंगे दोस्तों नर्मदा के अगले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। नर्मदा नदी पर बांध, यानी अपन बात करेंगे कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से प्रसिद्ध बांध स्थित है, यानी किसकी चर्चाएं होने वाली है, बांधों की। तो जैसे आपने सुना होगा एक बांध का नाम सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध ज्ञात होगा दोस्तों, गुजरात में है। ये कहाँ पर है, गुजरात में है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। जैसे एक नाम और आता है, आपका सुना होगा आपने, ओमकारेश्वर बांध। कौन सा बांध आता है, ओमकारेश्वर बांध। ये भी अपनी नर्मदा नदी पर, ये कहाँ पर है दोस्तों, खंडवा में स्थित है। कहाँ पर, खंडवा में। जैसे एक नाम और आता है इंदिरा गांधी सागर बांध। याद रखिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी सागर बांध यदि आता है कल प्रश्न, तो ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो कल बात करें कि नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध बांध कौन कौन से हैं, तो सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, ये सभी महत्वपूर्ण बांध कहाँ पर, अपनी नर्मदा नदी पर ही स्थापित किए गए हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, नर्मदा नदी से ही नर्मदा नहर निकाली गई है, अर्थात बनाई गई है।
क्लियर दोस्तों। यदि कल बात करते हैं कि जो नर्मदा नहर है वो किस नदी से निकालकर बनाई गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी से ही नर्मदा नहर बनाई गई है। क्लियर, नर्मदा नदी से नर्मदा नहर बनाई गई है। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि हमने क्या बात की है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी से नर्मदा नहर बनाई गई है। किससे? अपनी नर्मदा नदी से ही बनाई गई है। और इसकी अगर बांध, सरदार सरोवर बांध है, इस पर ओमकारेश्वर बांध है, इंदिरा गांधी सागर बांध, ये महत्वपूर्ण तीनों बांध किस पर हैं? अपनी नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। चलेंगे दोस्तों नर्मदा के अगले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। नर्मदा नर्मदा ऐश्वरी बनाने वाली मध्य प्रदेश के साथ साथ यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। बहुत बढ़िया प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न। देखेंगे दोस्तों हम क्या कहना चाहते हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि ऐश्वरी, अब ऐश्वरी क्या होता है वो डायग्राम से अपन समझेंगे। ऐश्वरी बनाने वाली मध्य प्रदेश के साथ साथ यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। अर्थात मैं इस तथ्य के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपनी नर्मदा नदी है वो ऐश्वरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऐश्वरी का निर्माण करती है। अब आपके दिमाग में स्वाभाविक बनना चाहिए प्रश्न कि ये ऐश्वरी क्या होता है, ये डेल्टा क्या होता है, ये बीहड़ क्या होता है, ये जलडमरू मध्य क्या होते हैं। तो दोस्तों पूरी ज्योग्राफी तो नहीं क्लियर की जाएगी, लेकिन आपको ऐश्वरी बताया जाएगा कि ये ऐश्वरी होता क्या है। आपने देखा होगा बट भूगोल का शब्द है, जियोग्राफी का शब्द है, इसलिए आपके दिमाग पर जोर लग रहा होगा कि आखिर ऐश्वरी होता क्या है। तो याद रखिएगा, पहले मैं डायग्राम बना दूं फिर परिभाषा क्लियर कर दे रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों यह है आपकी नर्मदा नदी। क्या है? यह है आपकी नर्मदा नदी। क्लियर दोस्तों, ये क्या है? यह है आपकी नर्मदा नदी। क्लियर, ये क्या बनाई हमने? ये बनाई हमने नर्मदा नदी। क्लियर दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सी नदी है? मान लीजिए ये है अपनी नर्मदा नदी। क्लियर, अब देखना हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि क्या होता है मतलब ऐश्वरी। अब जब पहले डायग्राम बना के क्लियर कर दूं मैं एक बार। क्लियर, देखना दोस्तों, अब ये मान लीजिए सागर है। क्या दोस्तों? सागर। ठीक है, अब सागर है तो उसमें गुलाब जामुन तो होंगे नहीं, उसमें भी क्या भरा होगा? जल। तो आप भी जल भर दीजिए। ये देखिएगा, ये हमने क्या भर दिया भैया? जल भर दिया। ये क्या भर दिया? जल। ठीक है भैया, तो ये अपन ने जल भरा, कंप्लीट किया इसको। ये सागर है, ये क्या है? सागर है। अब देखना भैया ये सागर क्या है। चलें तो अब समझते हैं ऐश्वरी क्या होता है कि जब कोई नदी, याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई नदी अपने प्रवाह मार्ग से, अर्थात जहां से इसका उद्गम होता है, जब कोई नदी अपने प्रवाह मार्ग से तीव्र गति से बहते हुए किसी जल के स्रोत, यानी मेरी भाषा समझ में आए पहले, कि जब कोई नदी अपने प्रवाह मार्ग से तीव्र गति से बहते हुए जल के किसी बड़े स्रोत, सागर या महासागर से मिलती है तो अपने मुहाने पर
अपने किनारे पर या अपने तट पर क्या लटकती हुई घाटियों का, याद रखिएगा दोस्तों, लटकती हुई घाटियों का निर्माण करती है, जिसे हम कहेंगे ऐश्वरी। तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपकी लटकती हुई घाटियां। ये क्या है दोस्तों, लटकती हुई घाटियां। क्लियर। और इसको अपन क्या कहने लगते हैं, इसी को अपन कहने लगते हैं ऐश्वरी। क्या कहने लगते हैं, ऐश्वरी। क्लियर है दोस्तों कि हमने क्या बात की थी कि ऐसी कोई नदी जो तीव्र गति से बह रही है और बहते हुए लास्ट उसका कहीं होगा, यानी सागर या महासागर में मिलेगी। तो जब कोई तीव्र गति से बहते हुए नदी जल के किसी बड़े स्रोत सागर या महासागर से मिलती है तो अपने किनारे पर लटकती हुई सांप की फन की भांति, आपने देखा होगा कि जब कोई नदी कहीं मिलती है या नदी के किनारे देख लेना, कुछ सांप की फन की भांति इस प्रकार से उभरे हुए नजर आएंगे। तो वही जो लटकती हुई घाटियां होती हैं, घाट होते हैं या खाइयां टाइप की होती हैं, उन्हीं को अपन कहते हैं क्या, ऐश्वरी। अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो अपनी ये नर्मदा नदी है ये ऐश्वरी कहाँ बनाती है। याद रखिएगा, क्या क्वेश्चन बनता है कि जो नर्मदा नदी है ये ऐश्वरी कहाँ बनाती है ऐश्वरी। तो ऐश्वरी कहाँ बनाती है, यह बनाती है गुजरात के भंडौच में। कहाँ बनाती, ये भी एक प्रश्न है, कहाँ बनाती है, तो गुजरात के भंडौच में बनाती है ऐश्वरी। और दोस्तों याद रखिएगा, सिर्फ दो ही नदियां, एक तो है आपकी नर्मदा और दूसरी है आपकी ताप्ती। याद रखिएगा, ताप्ती जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो ये दो ही नदियां मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं या भारत की ऐसी बड़ी नदियां हैं जो ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा कहाँ बनाती है, तो यह बनाती गुजरात के भंडौच में, और ताप्ती कहाँ बनाती है, तो यह बनाती है गुजरात के सूरत में। और ये दोनों बड़ी नदियां मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की बड़ी नदियां जो ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि ऐश्वरी क्या होता है। ऐश्वरी एक प्रकार की लटकती हुई घाटियां होती हैं। जब नदी किसी बड़े जल स्रोत से मिलती है तो अपने मुहाना का मतलब होता है किनारा, बैंक, तट, जो भी आप जानते होंगे, अपने किनारे पर लटकती हुई आकृति का निर्माण करती है और वह कंडीशन कहलाने लगती है आपकी ऐश्वरी। तो क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य नर्मदा पर चलेंगे दोस्तों। नर्मदा नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है और नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है। क्लियर दोस्तों। बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न। देखेंगे दोस्तों हम क्या कहना चाहते हैं इस तथ्य के माध्यम से कि कर्क जो नर्मदा नदी है वह किसके समांतर बहती है, कर्क रेखा के समांतर। यानी जो अपनी नर्मदा नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, अगर कल क्वेश्चन आता है नर्मदा किसके समांतर बहती है तो नर्मदा के समांतर, और यहां से और नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। मान लीजिए दोस्तों यह है कर्क रेखा, यह क्या है अपनी कर्क रेखा। अब देखा होगा हम थोड़ा सा जैसे यहाँ पहुंचते हैं कि कर्क रेखा, अगर बात करें कि कर्क रेखा क्या होता है, तो जैसे ये यहाँ थोड़ा समझने के लिए पहुंचते हैं कि कर्क रेखा होता क्या है। तो जैसे ग्लोब में पढ़ाया जाएगा आपको कि ये मान लीजिए यह रेखा है, जो
ये वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह इसी को अपन बोल सकते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को अपन बोल सकते हैं विषुवत रेखा। और दोस्तों याद रखिएगा, विषुवत रेखा के या मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो 13.5 डिग्री उत्तर की ओर होती, कितने डिग्री पर? 13.5 डिग्री उत्तर की ओर। ये उत्तर होता है ऊपर, और दक्षिण में क्या होता है? नीचे होता है। ये पश्चिम होता है, और यहाँ पूर्व होता है। तो जो ऊपर की ओर होती है यह होती है अपनी कर्क रेखा। कि क्या होती है? कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के जो 13.5 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित रेखा होती। कौन सी रेखा? जो दक्षिणी गोलार्ध पर। इस रेखा को कहते हैं अपन मकर रेखा। तो हमने क्या जाना कि विषुवत रेखा वह रेखा होती है जो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है, अर्थात वह रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 पार्टीशन, 1 पार्टीशन उत्तरी गोलार्ध, सेकंड पार्टीशन दक्षिणी गोलार्ध के रूप में डिवाइड करती है। उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और विषुवत रेखा के 13.5 डिग्री जो उत्तर की ओर होती है उसे हम कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के 13.5 डिग्री जो दक्षिण पर स्थित रेखा होती है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों कि मान लीजिए यह दोस्तों अपनी कर्क रेखा है। ये कौन सी है? ये कर्क रेखा है। क्लियर? तो कर्क रेखा के समांतर, तो कर्क रेखा के समांतर आप देख पा रहे होंगे, समांतर का मतलब होता है बराबर से। तो इस प्रकार से ये कौन सी नदी बह रही है? मान लीजिए ये बह रही है अपनी नर्मदा नदी। कौन सी नदी बह रही है दोस्तों? नर्मदा नदी। क्लियर दोस्तों? ये है पूर्व और ये है पश्चिम। क्लियर? तो ये कर्क रेखा के समांतर, ये अपन कौन सी रेखा थी? ये है अपनी कर्क रेखा। ये कौन सी है दोस्तों? कर्क रेखा। और ये आपकी कौन सी नदी है? ये है आपकी नर्मदा नदी। तो ये होता है समांतर। क्या होता है दोस्तों? समांतर। ये होता है समांतर। तो कल प्रश्न आता है कि नर्मदा किसके समांतर बहती है? तो नर्मदा किसके समांतर बह रही है दोस्तों? कर्क रेखा के। किसके समांतर बह रही है? कर्क रेखा के। वहीं एक बात और प्रश्न कर रहे हैं कि नर्मदा के समांतर, यानी नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहेगी? नर्मदा के समांतर जो बह रही है उस नदी का नाम होगा ताप्ती नदी। ये अपना पूर्व हो गया और ये अपना पश्चिम हो गया। और नदी कौन सी हो गई? यानी 724 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली यह नदी कौन सी हो जाएगी? ताप्ती। तो आप यहाँ प्रश्न समझ सकते हैं कि कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो कर्क रेखा के समांतर बहेगी आपकी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। लेकिन नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहेगी दोस्तों? तो नर्मदा के समांतर बहेगी आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी बहेगी दोस्तों? ताप्ती नदी। क्लियर हुआ? ताप्ती नदी। क्लियर? तो चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण तथ्य